नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज एक आपके लिए और महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। यह है ICSSR का जो पोस्ट डॉक का फॉर्म आता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, पोस्ट डॉक आप क्या कहेंगे? जो PhD के बाद होता है। प्रो माने प्री माने पहले, पोस्ट माने बाद में। तो ये PhD जिनका कंप्लीट हो जाता है, मतलब जिनको जो डॉक्टर बन जाते हैं, अवार्ड बन जाते हैं, उसके बाद ये रिसर्च से ही रिलेटेड ये फॉर्म आते हैं। इनको पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप कहा जाता है, PDF इन शॉर्ट में। और ICSSR का फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। हिंदी में कहेंगे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसके द्वारा जो है 3 अक्टूबर से फॉर्म भरा जा रहा था। 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट आपके फॉर्म की थी। अभी 10 नवंबर तक आपके फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई। इसमें सीनियर फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप और PhD 3 फॉर्म ये निकालता है। तो अभी सीनियर फेलोशिप का और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप का फॉर्म आया हुआ है और 10 नवंबर इसकी आखिरी तिथि है, मतलब डेट है, दिनांक है 10 नवंबर तक फॉर्म भरने की। कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, बहुत विस्तार से। और ये अब आप कहेंगे कि इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ गई, हम लोग तो वैसे ही जानकार हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इतना भ्रमित करता है ना, इतना परेशान यह फॉर्म भरने के समय करता है कि अच्छे अच्छे जानकार भी 3-4 चक्कर यूनिवर्सिटी में जो है ऑफिस में, यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जहाँ पर ये फेलोशिप से रिलेटेड काम किए जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं और चक्कर मार मार के बेचारे डिपार्टमेंट में आते हैं और फिर एक डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर लौटा दिए जाते हैं। तो अब मैं आपको मोटी मोटी 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो डेट कब तक है फॉर्म भरने की, तो 10 नवंबर लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की, फॉर्म अभी भरा जा रहा है। दूसरी बात है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तीसरी बात है कि इसकी योग्यता क्या है। चौथी बात इसमें है कि इसकी आयु कितनी है। 45 साल से अधिक व्यक्ति ना हो, मतलब 45 साल से कम आयु होनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति फॉर्म भर लेते हैं। ठीक है ना। और इसके क्या प्रपोजल कैसे बनाना है, कैसे क्या चीज़ें चाहिए और क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये सारा जो है ना ICSSR के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो मैं उन पर सभी विस्तार से आपको ये बातें बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा कई वीडियो ऐसे YouTube पे पड़े हैं और सही जानकारी किसी में नहीं है। लोग व्यूज के चक्कर में डाले हैं, हालांकि उनकी मैं गलती नहीं कहता, उनको जितनी जानकारी है उतना बता रहे हैं। तो मैं एकदम कंप्लीट आपको जो है इन्फॉर्मेशन इसमें करेक्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। गाइडलाइन देख लीजिए। जब गाइडलाइन में आएंगे, सबसे पहले पोस्ट डॉक्टोरल का ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले गाइडलाइन आइए, इंट्रोडक्शन है कि भाई पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप जो है वह यंग रिसर्चर को जो है प्रोत्साहित करने के लिए रिसर्च में इसको प्रारंभ किया गया था। और कह रहे हैं कि पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप आर अवार्डेड टू यंग एंड मिड कैरियर इंडियन, मतलब ICSSR हु हैव कंप्लीटेड देयर रिसर्च, देयर PhD एंड हैव एक्यूमेन फॉर कंडक्टिंग ग्लोबली कम्पिटेटिव क्वालिटी रिसर्च। मतलब जो है ग्लोबली मतलब वैश्विक जो है एक प्रतिस्पर्धात्मक और गुणात्मक, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का रिसर्च करवाने के लिए यह PDF का फॉर्म, मतलब PDF करवाया जाता है। और इसको वही भर सकते हैं जो अपनी कंप्लीटेड देयर PhD, अपनी PhD कंप्लीट कर चुके। कंप्लीट का मतलब होता है कि वाइवा हो गया हो। ठीक है, इनमें। और बाकी सारी प्रक्रिया आपकी वही होती है जो आप PhD के दरमियान करते हैं। जब PhD में एडमिशन होता है तो उसके पहले प्रपोजल बनाना पड़ता है, सुपरवाइजर इत्यादि सारी प्रक्रियाएं होती हैं। वही इसमें भी है कि आपको सुपरवाइजर लेना, आपको प्रपोजल बनाना है और क्या क्या करना, कैसे आगे बताऊंगा। फिर करेंगे ICSSR अपना बता रहे हैं, प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है एविडेंस बेस्ड कटिंग और एज रिसर्च, मतलब वो अपनी बातें बता रहे हैं भाई क्या ICSSR करता है। आप किन किन एरियाज में, किन किन क्षेत्रों में आप रिसर्च कर सकते हैं और डोमेन क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, डोमेन के बाद उस डोमेन में आपकी प्राथमिकता किन क्षेत्रों में है वो है। सबसे पहले देखेंगे, यहां पर आइए देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक या डेवलपमेंट स्टडीज, इसके अंतर्गत जाएंगे तो देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इसके क्षेत्र हैं प्राथमिकता। इनोवेशन एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इनमें मतलब आपका मेजर ये डोमेन आपका क्या होगा, इकोनॉमिक या डेवलपमेंट स्टडीज हो गया। और उसके बाद उसमें भी कौन कौन से जो है आपके एरिया हो सकते हैं वही हैं। दूसरा मैनेजमेंट देखिए, फाइनेंशियल आप जाएंगे एरियाज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इत्यादि। कॉमर्स में देखिए तीसरा है। चौथा देखिए सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, या ठीक है। पांचवा देखिए सोशल एंथ्रोपोलॉजी। छठा कल्चर स्टडीज, कल्चर मतलब आपके सांस्कृतिक अध्ययन में देखेंगे तो डिजिटल ह्यूमैनिटीज क्या है, लाइफ, लिटरेचर एंड थॉट इन इंडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनमें जाए। संस्कृत, अपना चूंकि विषय संस्कृत है तो मैं संस्कृत पर विशेष जो है आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, इस पर विशेष चर्चा करूंगा। इसमें देखिए संस्कृत 7वां नंबर है आपका डोमेन का, संस्कृत स्टडीज। तो इसमें देखिए ग्रामेटिकल ट्रेडिशन, ग्रामेटिकल ट्रेडिशन। दूसरा है मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज, जिसमें जो आपके लिपियां होती हैं। तीसरा पोएटिक्स है। चौथा है लिटरेरी एंड एस्थेटिक ट्रेडिशन, ठीक है। और पांचवा है संस्कृत एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम बहुत चला है तो इस पर बड़ा प्रचलन है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। छठा आपका है संस्कृत एंड कंटेम्पोररी डिस्कोर्स। सातवां है कमेंटेरियल ट्रेडिशंस एंड सिविलाइजेशन डिस्कोर्स। लास्ट है सातवां कंप्यूटेशनल संस्कृत एंड डिजिटल आर्काइविंग। ये 7 क्षेत्र हैं, मतलब आपका मेन विषय, मतलब मेन डोमेन आपका क्या है, ये संस्कृत स्टडीज हो गया। इसके अंतर्गत ये 7 आपके जो है रीजन दिए गए हैं, मतलब क्षेत्र दिए गए हैं। तो आप इनमें जाकर किसी विषय से संबंधित एक टॉपिक रिसर्च, जैसे पीएचडी का आपको टॉपिक लेते थे ना, वैसे इनसे संबंधित एक टॉपिक ले लीजिए। जैसे सपोज दैट पोएटिक्स की बात कर रहा है, साहित्य की बात कर रहा है, तो साहित्य में संस्कृत साहित्य, लिटरेचर वगैरह सब आ जाएगा। तो इसमें कालिदास के नाटकों में या कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्री विमर्श या नारी चेतना, कुछ भी इस तरीके से प्रश्न, मतलब एक मैं आपको सामान्य समझने के लिए विषय बताया, ठीक है। तो आप ऐसे विषय लेकर इस पर आप एक संक्षिप्त जो है मतलब सारांश का, अर्थात अपनी सिनॉप्सिस, रिसर्च सिनॉप्सिस आप बनाइए, ठीक है। और क्या फॉर्मेट होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और फिर सुपरवाइजर जो हों, सुपरवाइजर से क्या करवाना है वो आगे मैं बताता हूँ, पहले इन क्षेत्रों की चर्चा। 8वां देखेंगे सोशियो फिलोसॉफिकल स्टडीज। यहाँ सोशियो लिंग्विस्टिक है, जेंडर स्टडीज है, हेल्थ स्टडीज है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब आईआर हो गया, पबैड हो गया जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, डायस्पोरा स्टडीज हो गए, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, एजुकेशन एंड स्किलिंग ये हो गए आपके, लीगल स्टडीज हो गया, बहुत सारे हैं। आइए अब लास्ट में चलते हैं। लैंग्वेज है, इंडियन नॉलेज सिस्टम अलग से भी है, देख लीजिएगा। ये 29 आपके डोमेन हैं जिसमें आप जो है रिसर्च कर सकते हैं, मतलब आईसीएसआर जो है रिसर्च करने की अनुमति आपको देता है इन्हीं डोमेन में, ठीक है ना। अब योग्यता क्या है, हम लोग विस्तार से योग्यता पे चर्चा करेंगे। ये देख लीजिए, अब चूंकि संस्कृत की हम लोग चर्चा करे थे तो यहाँ में स्लाइड को आगे ले जाना, ये रहा संस्कृत। ग्रामेटिकल ट्रेडिशन, मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज, पोएटिक्स हो गया, लिटरेरी एंड एस्थेटिक ट्रेडिशंस हो गया, संस्कृत एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया, संस्कृत एंड कंटेम्पोररी डिस्कोर्स हो गया, कमेंटेरियल ट्रेडिशन एंड सिविलाइजेशन डिस्कोर्स हो गया, कंप्यूटेशनल संस्कृत एंड डिजिटल आर्काइविंग, ये रहा। बाकी आपको मैं ऐसे चलता जा रहा हूँ, देख लीजिए। जेंडर इक्वलिटी हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। पबैड हो गया आपका, डायस्पोरा स्टडीज हो गया, आईआर हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गई, मतलब टोटल 29 हैं। सोशल साइकोलॉजी हो गई, लीगल स्टडीज हो गया, सोशल ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, ठीक है ना। लैंग्वेज स्टडीज हो गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया है, रूरल स्टडीज हो गया है, ये देखिए जैन स्टडीज हो गया, और दिव्यांगजन स्टडीज हो गया, ये है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है कर, तो भैया कह रहे हैं कि आपका 25 वर्ष से आपकी अधिक आयु ना हो, और जो SC ST हैं उनके लिए, या डिसेबिलिटी हो, मतलब जो दिव्यांगजन है उनके लिए 5 साल की छूट है, मतलब वो 50 साल से उनकी आयु अधिक ना हो। PhD डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई हो। द स्कॉलर मस्ट प्रोसेस अ PhD डिग्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड हिज या हर कंपिटेंस
टू कंडक्ट रिसर्च मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन हिज हर पब्लिकेशंस, मतलब आपका अच्छा खासा पब्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और कह रहे हैं रिसर्चर मस्ट एफिलिएट हिमसेल्फ टू अ पब्लिक फंडेड इंडियन यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैविंग अप्रूव्ड पीएचडी प्रोग्राम एंड आईसीएसआर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अप्रूव्ड द एमयू रिसर्च फंड। देखिए फंड जो है आईसीएसआर देता है और रिसर्च आपको यूनिवर्सिटी से करना पड़ता है, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर से ऊपर मतलब एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर को आप अपना सुपरवाइजर बना सकते हैं। करेंगे जो सेलेक्टेड फेलो होंगे उनके लिए अपना है हाउ टू अप्लाई आपका ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना। ओपन एडवर्टीजमेंट देखकर आप जो है ऑनलाइन अपना कर दीजिए। रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेंट कैन सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन, मतलब आप पीडीएफ के लिए एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर अवार्ड, ये अवार्ड का प्रोसीजर है, पहले तो आप फॉर्म भरने का देख लीजिए, ठीक है, जैसे पीएचडी का होता है वैसे सारा कुछ है, इसमें कुछ और नहीं। ड्यूरेशन ऑफ एंड वैल्यूएशन 2 साल का ये आपका पीडीएफ का जो है कोर्स जो है जो ये आप पीडीएफ कर रहे हैं रिसर्च, ये 2 साल की समय सीमा अधिकतम होती है। पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप इज अ फुल टाइम रिसर्च एंगेजमेंट है, ठीक है, करें मतलब ये फुल टाइम आपका काम है। और करें द ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप शैल बी फॉर 2 years एंड नो एक्सटेंशन, मतलब 2 साल का ही है और इससे अधिक का समय आपको नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीएचडी तो 5 साल की होती है, उसमें फिर 6 साल भी लेके खींच लेते हैं, पहले 4 साल थी तो लोग 5 साल खींच लेते थे। और अब फेलोशिप कितनी मिलती है, करें कि द वैल्यू ऑफ फेलोशिप इज 31,000, मतलब 31,000 आपको फेलोशिप मिलती है पर मंथ 2 साल तक आईसीएसआर के द्वारा पीडीएफ जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए। और कंटीजेंसी ग्रांट 25,000 पर एनम, मतलब पर साल 25,000 आपको कंटीजेंसी मिलती है, जैसे एसआरएफ और जेआरएफ के लिए मिलता है, ठीक है ना। एजुकेशन मिनिस्ट्री से फंड आता है। ज्वाइनिंग द एंड रिलीज ऑफ फेलोशिप, कैसे क्या ज्वाइन करना है, तो आप आप पहले जब फॉर्म भर देंगे वहाँ शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू में आप जो है आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, अगर उसमें सिलेक्शन हो गया फिर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आईसीएसआर जेएनयू चले जाइए, वहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दीजिए, आपका एडमिशन हो गया, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वो आपके लिए बहुत काम की नहीं है, आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ फेलोशिप की मॉनिटरिंग भी की जाएगी, गाइडलाइन ऑफ पोस्ट ये तो। और कह रहे हैं कि कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप 2 साल के अंदर आपका पूरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब जिस इंस्टीट्यूशन से आप रिसर्च कर रहे हैं उससे आप करें कि आप इच्छाएं हैं, तो वो जैसे पीएचडी का सारा चलता है वैसे इसमें भी चलता है, ठीक है ना। और बाकी दिमाग नहीं लगाना। द पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च वर्क शुड नॉट बी द सेम एज पीएचडी वर्क के समान सेम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हर 6 महीने में प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको जमा करनी पड़ेगी, तभी आगे की फेलोशिप आपको मिलेगी, ठीक है। आइए, अगर आप डिफॉल्टर हैं पिछले फेलोशिप को जो लिए हैं कहीं से भी, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। द फेलो इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर द सेम फेलोशिप फॉर मोर देन 1, एक बार से अधिक आप स्वयं उसी संस्थान से उसी में पीएचडी के लिए पोस्ट डॉक्टोरल नहीं अप्लाई कर सकते, ये चीज़ें हैं। आइए आपको नया करना होगा कंसल्ट लेटर ऑफ सीवी न्यू सुपरवाइजर, यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ देखिए सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस फ्रॉम द न्यू एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन, जो जिससे आप जो है संबंध रखते हैं वैसे कंसर्न लेटर अलॉन्ग विद सीवी ऑफ अ न्यू सुपरवाइजर, अगर सुपरवाइजर चेंज वगैरह करना चाह रहे हैं उस तरीके का है। ऑडिट करना पड़ेगा, आपकी फेलोशिप टाइम टू टाइम आएगा, बुक ऑफ पब्लिशर, आपको रिसर्च पेपर वगैरह भी लिखना पड़ेगा। आइए यहाँ अब देखिए, अब जो ये रही गाइडलाइंस रही, अब क्या क्या इसमें आपको लगेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो आप प्रपोजल बनाएंगे ना, आप अपना मतलब जो सिनॉप्सिस बनाएंगे उसका एक फॉर्मेट दिया गया है, ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप रिसर्च प्रपोजल का देखिए फॉर्मेट है ये। सबसे पहले देखिए क्या है आपका बोर्ड रिसर्च डोमेन क्या है, संस्कृत स्टडीज है या जो भी है वो, फिर प्रायोरिटी है पॉलिटिक्स है कि
लिटरेरी क्रिटिसिज्म या एस्थेटिक्स ये है। फिर टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर अब्स्ट्रैक्ट आपका 200 वर्ड में होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, मेजर रिसर्च वर्क उससे क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप लास्ट है देखिए कि आप प्रत्येक तिमाही में आप क्या क्या काम कितना करेंगे उसका भी यहाँ पर विवरण आपको देना होगा। और फॉर्म भरते समय भी इसी को मतलब इसी फॉर्मेट में, वर्ड फाइल में, इसी फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें आप पेस्ट कर देना या लिखना, जो भी करना हो। फिर इसका पीडीएफ बनाकर वहाँ फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आपको सिनॉप्सिस वहाँ मांगेंगे, ठीक है ना। आइए, फिर आपको एक फॉरवर्डिंग लेटर अपने सुपरवाइजर से सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। तो उसमें अब देखिए ये है, ये फॉरवर्डिंग लेटर है आपका। आपको जो है सुपरवाइजर का नाम लिखना पड़ेगा और उनका एड्रेस वगैरह, एड्रेस मतलब किस यूनिवर्सिटी से हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या कैसे, वो लिखना पड़ेगा। फिर कितना उनमें रिसर्च किए हैं, क्या कैसे, उसका विवरण देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक आपको जो विभाग, मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम विभाग हैं और बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट से पीडीएफ करेंगे उनको तो सीधा डिपार्टमेंट से मतलब यही है। लेकिन जो अगर किसी कॉलेज के टीचर को सुपरवाइजर रख रहे हैं तो उनके लिए एक अलग से ये लेटर रखना पड़ेगा, लेटर ऑफ कॉलेजेज एफिलिएशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, ये जरूर करना पड़ेगा। इसको भरकर जो है वहाँ के प्रिंसिपल से सिग्नेचर करा लेना है। हालांकि डिपार्टमेंट के मतलब विभाग कहाँ, मेन यूनिवर्सिटी के विभाग के जो है, जो आपका विषय है उस विभाग से एचओडी का नहीं सिग्नेचर होगा, लेकिन आप करवा सकते हैं आपकी। फिर फॉरवर्डिंग लेटर है, इस पर रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होगा। तो मैंने आपको एक प्रपोजल वो बताया और उसके साथ साथ आपको मैंने जो अगर कॉलेज के मतलब टीचर को सुपरवाइजर रख रहे हैं तो उनके लिए वो लेटर मैंने बता दिया। फिर कंसेंट लेटर आपको बताया, एक सुपरवाइजर के द्वारा जो किया जाएगा, मैंने ऊपर बता दिया। चौथा आपका है फॉरवर्डिंग लेटर, जो कि सुपरवाइजर से सिग्नेचर करवा के मोहर लगवाना है, मोहर सब पे लगवाना, जो भी सुपरवाइजर सिग्नेचर करेगा, एचओडी या प्रिंसिपल। उसके बाद डिपार्टमेंट का कंसर्न जो भी संबंधित जो है आपका डिपार्टमेंट है, मान लो आप संस्कृत से कर रहे हो तो संस्कृत डिपार्टमेंट से जो है आप एचओडी का सिग्नेचर और उसका मुहर लगेगा। फिर आपका भी मतलब कैंडिडेट का भी सिग्नेचर होगा। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ आपको यूनिवर्सिटी लिखनी है, यहाँ अपना नाम लिखना है, एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, ये है। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल नहीं, रजिस्ट्रार का होगा यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद उसका स्टाम्प लगेगा और आपके सुपरवाइजर का यहाँ उसका नाम और डिजिग्नेशन लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर आप एचओडी का सिग्नेचर मुहर, उसके बगल में आप सुपरवाइजर का सिग्नेचर और मुहर, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट लिखा है तो यहाँ अपना नाम और सिग्नेचर और प्लेस लिख देना, डेट लिख देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है करवा के रखनी है। और इसके साथ साथ क्या करना है वो मैं आपको सबसे ऊपर वाली स्लाइड में कितने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यूनिवर्सिटी जब जाएंगे आप रजिस्ट्रार के सिग्नेचर के लिए, ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एंडोर्समेंट ऑफ नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप ICSR PDF, ये सब के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे, किसके नाम से, रजिस्ट्रार के नाम से, ठीक है। और उस एप्लीकेशन को अपने संबंधित विभाग से, जैसे संस्कृत विभाग है, संस्कृत विभाग से क्या करना है, अटेस्ट करा। अटेस्ट मतलब उस पर एचओडी का सिग्नेचर होगा और उसकी मुहर लगेगी। आपका सिग्नेचर तो रहेगा ही क्योंकि एप्लीकेशन आपने लिखा है भाई कि मैं मतलब विषय क्या रहेगा, तो अब आप कहोगे सर विषय क्या है, तो भाई विषय है कि भाई ICSR से PDF करने के संदर्भ में, ठीक है ना। उसके बाद अपना क्या, मेरा ये नाम है, मेरे सुपरवाइजर है, मेरा ये विषय है, मैं PhD करना चाहता हूँ, आपकी वो PDF करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति के लिए धन्यवाद, ये सब लिखकर आप कर देना। दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या है, अब एक दूसरा आपका कंसर्ट लेटर, जिसको आज का फॉरवर्ड लेटर ही, लेकिन उसमें सुपरवाइजर लिखा होगा, तो उसको हम लोग पहले कंसर्ट लेटर लिख के आता था, तो वो दूसरा आपका हो गया। तीसरा इसमें देखिए कंसेंट लेटर मतलब फॉरवर्डिंग लेटर, अब जो कंसेंट लेटर लिखे हैं वो फॉरवर्डिंग लेटर है आपका। फॉरवर्डिंग लेटर किसका होगा, मैंने आपको बताया, जिस पर सुपरवाइजर, एचओडी और आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है ना। तो ये 3 हो गए। उसके बाद
पीएचडी की डिग्री या पीएचडी का जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी हो, या सबमिशन का सर्टिफिकेट, ये आप रखना। 4 हो गया। 5वां, आप अपना सीवी, मतलब कैंडिडेट का सीवी। और छठा और लास्ट क्या है, अब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसर्च पेपर, आपका अपना अब्स्ट्रैक्ट जो है वो। तो ये 6 चीज़ें जो है आप लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप लोग हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक है, वहाँ ले जाइए। वहाँ फेलोशिप सेक्शन होगा, वहाँ पर ये देख रहे होंगे, वहाँ पर आप जमा कर देंगे तो वो रजिस्ट्रार से सिग्नेचर करवा कर आपको सिग्नेचर करवा के रखे रहेंगे। फिर आपको जाके लेना होगा, फिर वो सारी चीज़ें रख लेंगे। फिर सिर्फ आपको फॉरवर्डिंग लेटर, कंसर्न लेटर, जो विभाग से सुपरवाइजर रखे हैं उनको, और जिन्होंने कॉलेज के टीचर को सुपरवाइजर बनाया उनको, वो कॉलेज से जो प्रिंसिपल एक जिस लेटर पे सिग्नेचर है मोहर मार के देगा, वो 3 लेटर उनको वापस कर दिया जाएगा वहाँ पर ऑफिस से। फिर आप लाकर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करिए, और फिर पहले अपना डिटेल भरेंगे, उसके बाद जो है अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरेंगे, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरेंगे। और उसके आगे जब जाएंगे तो आपको अपने रिसर्च का जो है डिटेल देना पड़ेगा। उसके रिसर्च के डिटेल के लिए भी एक फॉर्मेट होगा, उसको डाउनलोड कर लेना, वर्ड फाइल में है, और उस पर अपने रिसर्च जो पेपर है उसके सारे जो है सारी जानकारी उस पर भरकर उसको पीडीएफ बना लेना, वहाँ अपलोड कर लेना, ठीक है ना। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसी समय आपकी वहाँ फ़ोटो भी लगेगी। और जब ये कर लेंगे तो मतलब रिसर्च पेपर जब कर लेंगे रिसर्च फॉर्मेट वाला, तो फिर आपका सिग्नेचर भी लगेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका प्रपोजल, वहाँ पर आपके मतलब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और कई सारी चीज़ें, मतलब जो विवरण होगा वहाँ आपको दिया होगा, आप कर लेना। फिर आपका प्रपोजल ऐसे ही आएगा। तो ये आपके प्रपोजल का फॉर्मेट है सिनॉप्सिस का, तो इसी को आप भर के पहले से रखे ही हैं, तो इसी को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना, वहाँ अपलोड कर देना, ठीक है ना। और एक बार आप अपना एक बार नेक्स्ट करना, और नेक्स्ट में एक बार वो कहेगा भाई एक बार आप चेक कर लो, और चेक करने के बाद एडिट करना हो तो कुछ एडिट कर लो, नहीं तो फाइनल सबमिशन कर दो, ठीक है ना। तो आपका फॉर्म फाइनली भर दिया गया, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। और इसके साथ साथ फिर वहाँ राइट साइड में आपके जो है ना एक पीडीएफ टाइप का आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके आपको भविष्य के लिए आप रख लीजिए, ठीक है ना, सुरक्षित रख लीजिए। इसके साथ साथ आपको जो हार्ड कॉपी जो है ना ICSR में जाके जमा नहीं करना है, ध्यान रखना, उसमें सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको नहीं जमा करना। तो ये सारा समस्त जानकारी, ये सारे विवरण जो है आपके पीडीएफ फॉर्म के लिए हैं। ICSR से जो पीडीएफ का फॉर्म आता है, ये सारे प्रोसेस हैं। अब आप, मुझे नहीं लगता कि आप जो है परेशान होंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आएगा, और ये बहुत मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद भी एक बार भरा था तो मुझे सारी जानकारी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, या वो कोई समस्या होती है तो आप सीधे जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए, और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजकर हमें अनुग्रहित करिए, ये हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं यदि कोई समस्या होती है। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए।